अस्सलाम वालेकुम। C56 लेक्चर नंबर 9 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 720 की रिपोर्टिंग एग्जाम्पल को स्टडी करना है और फिर इसके बाद पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना है जी। अगर अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद मिले, सारी की सारी या कुछ सारी की सारी, ठीक है, और मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में निकला है तो फिर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, जब भी इनकंसिस्टेंसी होती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं, जहाँ पे फर्क आता है तो पॉसिबिलिटीज दोनों है लॉजिकली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है, अदर इन्फॉर्मेशन में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अगर आप इस स्टैंडर्ड को देखें तो इसमें जो डिस्कशन उसने किया वो अदर इन्फॉर्मेशन के पॉइंट हल्की सी डिस्कशन करता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिस स्टेटेड हो सकती हैं, लेकिन उस सूरत में कुछ नहीं बताता करना क्या, क्यों नहीं बताता, गैस करें। ज्यादा डिस्कशन से अदर इन्फॉर्मेशन को, लेकिन अगर केस स्टडी में वो क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपने बताना इनकंसिस्टेंसी है, दोनों में से कोई भी ठीक हो सकता है। ऑप्शन 1 अदर इन्फॉर्मेशन मिस स्टेटमेंट तो ये करेंगे, ऑप्शन 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट तो ये करेंगे। एग्जाम की केस स्टडी में आपने दोनों से बतानी है, ठीक है। यानी एग्जाम में ये इनकंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें 720 वाला भी है और मिस स्टेटमेंट वाला भी है। यहाँ पे 720 के अंदर बताइए उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मिस स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं किया, बताइए, शाबाश, जजमेंट अप्लाई कीजिए, क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि इसका स्कोप नहीं है, शाबाश, इसका स्कोप है सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन। तो मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका स्कोप है? वो है 705 का, ठीक है। तो हमने उसे 705 के मुताबिक ट्रीट करना। बल्कि एक चीज लिख लीजिए, अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो इस साल की मिस स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, वो है इज इक्वल टू ISA 705, ठीक है जी। और फिर उसके नीचे दूसरी लाइन लिखे, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, पहले वाली बिफोर थी, है ना, आफ्टर। लेकिन ये मिस स्टेटमेंट किसकी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, अदर इन्फॉर्मेशन की नहीं। आफ्टर ऑडिट इज इक्वल टू ISA 560, इज इक्वल टू ISA 560, ये 560 के मुताबिक डील होगी। और तीसरे लिखे, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन लास्ट ईयर, जिसे आप कहते हैं कंपैरेटिव, या और हम C56 में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन लास्ट ईयर, इसके साथ लिखिए इज इक्वल टू ISA 710। ये 3 स्टैंडर्ड है, ये सिचुएशन के लिहाज से आपने डिसाइड करना है, ठीक है। इस साल की मिस स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले 705, इस साल की मिस स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद पता चली 560, और इस साल पता चला पिछले साल में कोई मिस स्टेटमेंट है, वो किधर आएगी? 710, ठीक है। तो एग्जाम में आपने दोनों को डिटेल में डिस्कस करना है। ये स्टैंडर्ड 710 नहीं करेगा, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस डिटेल में, रेफरेंस देके नीचे आगे निकल जाएगा, क्यों? स्कोप नहीं है इसका। क्लियर मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें 710 को लेके जी। फर्दर अब हम इसकी रिपोर्टिंग एग्जांपल मैंने आपको कल रीडिंग करने के लिए दिया। कितने स्टूडेंट्स रीड करके आए? शाबाश, हाथ उठाइए। कितने? 4-5, ठीक है। रिपोर्टिंग क्या होगी, यानी ऑडिट रिपोर्ट में इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन को, ये डिपेंड करता है 2 बड़ी चीजों पे। नंबर 1, आपको इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले मिली या नहीं मिली, पहली है। और दूसरा, उस अदर इंफॉर्मेशन में कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं, ठीक है। जो आपको अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट साइन होने से पहले मिली, उसमें मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। फिर से बताइए, अदर इन्फॉर्मेशन का रिपोर्टिंग इंपैक्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ है, सेक्शन है, वो हमने कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये किन 2 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले अदर इन्फॉर्मेशन मिली या बाद में। और दूसरा, अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले अदर इन्फॉर्मेशन जो भी मिली, सारी की सारी या कुछ, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट थी या नहीं थी। इन 2 चीजों के ऊपर पहले तो हम जो मोस्ट बेसिक सिचुएशन और प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा सिचुएशन अगर होती है और एग्जाम में जो कभी नहीं पूछेगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि जब आपको सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए और उसमें कोई मिस स्टेटमेंट ना हो। फिर क्या होगा? कल हमने डिस्कस किया था इस पैराग्राफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, डिस्कस किया था, मेरा भाई बताएगा क्या डिस्कस किया था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है इस पैराग्राफ में। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी आती है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन में ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है, और ओपिनियन एक्सप्रेस करना रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं है? नहीं है, ये बात लिखते हैं। और फिर उसके बाद मिस स्टेटमेंट, अदर इन्फॉर्मेशन, ये सारी समझ लीजिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हम बताते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन में कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं। आइए देखते हैं केस ए। सबसे पहले ऑल अदर इन्फॉर्मेशन, केस क्या है? ऑल अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले पता चली, अदर इन्फॉर्मेशन मिल गई, नो मिस स्टेटमेंट फॉर्म, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं नजर आई, यानी सारी इनकंसिस्टेंसी थे। क्या होगा? मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी बता दी। फिर अदर इन्फॉर्मेशन कंप्राइज द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन एनुअल रिपोर्ट बट डज नॉट इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट देयरऑन, बता दिया अदर इन्फॉर्मेशन क्या है। नोट कीजिए, उसने ये अदर इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई है, एग्जांपल्स नहीं बताई कि अदर इन्फॉर्मेशन में डायरेक्टर रिपोर्ट शामिल है, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट शामिल है, वो पास्ट 10 ईयर का एनालिसिस अगर है वो शामिल है, ऑपरेटिंग हाइलाइट्स हैं वो शामिल है, वो नहीं बताया, ठीक है, जनरल बता दी। लेकिन क्या हमें पता है कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या शामिल है? कहां पढ़ा हुआ हमने? अपेंडिक्स 1 के अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 1, जिससे हमें पता चलता है अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अदर इन्फॉर्मेशन में शामिल है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अदर इन्फॉर्मेशन में शामिल है। लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो लीगल रिपोर्टिंग है, रिक्वायर्ड बाय लॉ रिपोर्टिंग है, वो कह रहा है वो अदर इन्फॉर्मेशन में शामिल नहीं है।
जी। फिर इसके बाद आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में डज नॉट कवर द अदर इन्फॉर्मेशन। ये मैं सिर्फ पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, ये वाला वर्डिंग स्टैंडर्डाइज। फिर इसके बाद दोबारा जब होगी रिपीट नहीं कराऊंगा। वो कह रहा है आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में डज नॉट कवर द अदर इन्फॉर्मेशन एंड वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी फॉर्म ऑफ एश्योरेंस कंक्लूजन दे रहा हूं। हम इसके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे, एश्योरेंस नहीं दे रहे, ओपिनियन नहीं दे रहे इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन दे रहे होते तो हम अदर इन्फॉर्मेशन की एक एक चीज को वेरीफाई करते, प्रोसीजर परफॉर्म करके। ये ओपिनियन देते नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं दे नहीं सकते, दे सकते हैं, ठीक है। अगर ओपिनियन कभी देते तो फिर हम क्या करते, फिर हमारा तरीकाकार ये ना होता सिर्फ रीड करो और कंसीडर करो। फिर क्या होता, रीड करो, वेरीफाई करो, डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म करके, सोर्स देखो। फिर कह रहे हैं इन कनेक्शन विद आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल आवर रिस्पांसिबिलिटी इज टू रीड द अदर इन्फॉर्मेशन। अपनी रिस्पांसिबिलिटी बता रहा है, क्या रिस्पांसिबिलिटी है, रीड द इन्फॉर्मेशन एंड इन डूइंग सो कंसीडर वेदर द अदर इन्फॉर्मेशन इज मटेरियली इनकंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आवर नॉलेज ऑब्टेन्ड इन द ऑडिट और अदरवाइज अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी हमने कंसीडर करना है, इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं, ठीक है जी। रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ क्या बता रहा है, रीड करना है, कंसीडर करना है। फिर बताता है इफ, अच्छा ये तो स्टैंडर्डाइज्ड हमारे सेंटेंस होंगे, हर अदर इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में सेम आएंगे। ये वाला है मेरे पास लास्ट सेंटेंस, कह रहा है इफ based on the work we have performed we conclude that there is a material misstatement of this other information we are required to report that fact। क्या कह रहा है वाला तर्जमा क्या हुआ, अगर हमें अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ के पता चलता कि इसमें कोई मिसस्टेटमेंट है वी हैव, तो हम रिपोर्ट, हमारी रिक्वायर्ड था कि हम उसको बताते। वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड, हमें इस सिलसिले में कुछ भी नहीं बताना। इसका मतलब क्या है, कुछ मिसस्टेटमेंट नहीं पता चली, यानी वो चूंकि एश्योरेंस नहीं है ना प्रोवाइड करा, तो वो नहीं है बता रहा कि अदर इन्फॉर्मेशन ठीक है, सीधी बात नहीं कर रहा। क्या बता रहा है कि अगर हमें कोई मिसस्टेटमेंट पता चलती तो हम रिपोर्ट करते, हमें कुछ रिपोर्ट नहीं करना। घूम फिर के इसका मतलब क्या निकलता है, मिसस्टेटमेंट। केस है क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए केस बी की तरफ देखते हैं। ऑल अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिसस्टेटमेंट फाउंड। इंफॉर्मेशन सारी की सारी पहले मिल गई है, लेकिन कुछ मिसस्टेटमेंट सामने आ गई। अब क्या है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, पहला सेंटेंस पैराग्राफ वही आएगा जो ऊपर था, क्लियर। दूसरा पैराग्राफ आवर ओपिनियन सेम ऊपर वाला, तीसरा इन कनेक्शन सेम, फोर्थ पैराग्राफ चेंज अदर इन्फॉर्मेशन का। इसमें क्या लिखना है, इफ बेस्ड ऑन वर्क वी हैव परफॉर्म्ड वी कंक्लूड दैट देयर इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ दिस अदर इन्फॉर्मेशन वी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दैट फैक्ट। हमने उस फैक्ट को रिपोर्ट करना है। आगे क्या कह रहा है, पहले क्या बोला था उसने, वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड। अब क्या कह रहा है, एज डिस्क्राइब्ड बिलो वी हैव कंक्लूडेड दैट सच ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट। और फिर उसके बाद नीचे कह रहा है भाई जिस जगह पे, जिस इंफॉर्मेशन में, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, जहां पे, ठीक है, प्रोजेक्शन में, हिस्टोरिकल एनालिसिस में, जहां पे भी आपको मिस स्टेटमेंट मिली है वो बता दीजिए। लेकिन याद रखना है ये मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली नहीं है, ये कौन सी वाली है, ये अदर इंफॉर्मेशन वाली है। डन जी। और एक और चीज आपको बताऊं, ये वो मिस स्टेटमेंट है जो अदर इंफॉर्मेशन में है और सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन में है। बात ऐसा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, अदर इंफॉर्मेशन सारी की सारी बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो मैटर ऐसा था जो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बात ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है, जैसे ये वाला केस है। बात ऐसा होता है कि कोई एक मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है, अदर इंफॉर्मेशन में भी है, और दोनों जगह गलत है। उस सूरत में क्या होगा, ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग मॉडिफाइड होगा, क्वालिफाइड एडवर्स, और अदर इंफॉर्मेशन में अलग डिस्कशन होगी इसकी। ये याद है एग्जांपल रिपोर्ट। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम, क्लियर, ड्राफ्टिंग समझ आ गई। एग्जाम में ये ड्राफ्टिंग लिख लेंगे, अगर उसने पूछेगा नहीं ड्राफ्टिंग, पूछे समय पूछेगा एरर आइडेंटिफाई करके दो। चलिए आगे चलते हैं जी। एरर्स वगैरह नॉर्मली तरीका उसका यही होता है ना रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड में, उसका टिपिकल क्वेश्चन होता है कि वो आपको कोई ड्राफ्ट दे देता है और फिर कहता है कि इसमें से एरर आइडेंटिफाई करो। अभी तक अदर इंफॉर्मेशन 720 में उसने ये टेस्ट नहीं किया, लेकिन कर सकता है। सी ऑल ऑफ अदर इंफॉर्मेशन विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। इसमें मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगी। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि ऑडिटर की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। यहां पे देखें क्या बता रहा है, मैनेजमेंट अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पांसिबल फॉर अदर इंफॉर्मेशन कंप्राइज। फिर इसके बाद अब आगे उसने जो हमारा पहला पैराग्राफ था ना, उसमें ये लाइन ऐड की है, अदर इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड अवेलेबल टू अस आफ्टर द डेट ऑफ दिस ऑडिटर्स रिपोर्ट। अभी अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कब अवेलेबल होगी? आफ्टर द डेट ऑफ दिस ऑडिटर। इसे कंपेयर करें ऊपर वाले के एग्जांपल के साथ। यहां पे उसने यहां पे लाके बात खत्म कर दिए थे, बट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आवर ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ओन। ठीक है, यहां पे बात देखिए खत्म होगी ना। लेकिन यहां सी में आगे मजीद बता रहा है, अदर इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड अवेलेबल टू अस आफ्टर द डेट ऑफ दिस ऑडिटर्स रिपोर्ट।
इसके बाद मिलेगी सारे के सारे। अब नीचे वर्डिंग इसकी क्या है? क्या अब नीचे ये लिखेगा वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड? जी ये नहीं लिखेगा। इफ ये वर्डिंग नहीं, क्यों वर्डिंग, ये वर्डिंग क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उसे अदर इंफॉर्मेशन मिली नहीं कोई। क्या लिख रहा है? कह रहा है व्हेन वी रीड द एक्स रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट, क्या ये सारी यहां पे जो जो एग्जांपल्स आएंगी अदर इंफॉर्मेशन की जो उसको फ्यूचर में मिलनी है, फ्यूचर में मिलनी है, वो उसे मैनेजमेंट बता देगी? क्या ऑडिटर मैनेजमेंट से ये इंक्वायरी करता है कि बताइए अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें शामिल है? इंक्वायरी करता है या नहीं? करता है, बिल्कुल। ठीक है, तो कह रहा है आफ्टर वी रीड द एक्स रिपोर्ट अदर इंफॉर्मेशन है, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those of governance and जो भी एक्शन है। यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है हम आपको रिपोर्ट में कुछ नहीं बता रहे उस इंफॉर्मेशन का, क्यों? क्योंकि हमारे पास आए नहीं। लेकिन जब हमें रिपोर्ट के बाद, रिपोर्ट जिस दिन ऑडिटर ने रिपोर्ट साइन की उस दिन उसके पास अदर इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उसने रिपोर्ट में क्या लिखा है कि अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। ये नहीं लिखा कि जी ठीक है अदर नहीं, कहा है मेरे पास अदर इंफॉर्मेशन जब मुझे मिलेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है एनुअल रिपोर्ट इशू होने से पहले मिल जाएगी, जब मुझे मिलेगी मैं इसे पढ़ूंगा, अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नजर आई तो मैं कम्युनिकेट करूंगा डायरेक्टर्स को और जो भी रेगुलेटरी एक्शन लेना है मैंने वो लूंगा। यहां पे रिपोर्ट को बारे में नहीं डिस्कस कर रहा कि मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, क्योंकि रिपोर्ट तो वो दे चुका है। कह रहे हैं इसके अलावा जो एक्शन जरूरी है, इसके अलावा क्या एक्शन हो सकता है? हमने स्टडी किया क्या हमने अपने स्टैंडर्ड 720 में ये डिस्कस किया है ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर अदर इंफॉर्मेशन मिले उसमें मिस स्टेटमेंट हो तो क्या करना होता है? क्या करना होता है? मैंने कल बताया था सबसे अहम चीज यही है, बोला था ना? बताइए फिर। ऑडिट रिपोर्ट के बाद अदर इंफॉर्मेशन मिली, मिस स्टेटमेंट है, क्या करना है? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना है, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो 2 4 वीक वरना फिर भी नहीं किया, आगे चले। वो इसमें स्टेप्स भी हमने कंसीडर करना था। अगर मैनेजमेंट रिवाइज कर भी दे तो हमने रिवीजन चेक करने के साथ साथ एक और स्टेप देखना होता था कि कम्युनिकेट करना है। हाँ जी, कि जो जिन यूजर तक वो गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कैसे करेक्ट करना, कर दिया। उसके बाद आगे चलें, न्यू मैंडेट रिपोर्ट, इसके बाद अदर ऑप्शन एजीएम में यहाँ कम्युनिकेट कर, यहाँ लीगल एडवाइस लेके जो भी उसके लाइबिलिटीज बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है, उसके मुताबिक एक्ट करेगा। शाबाश। यहाँ पे वही जिक्र कर रहा है कि अगर मुझे बाद में मिस स्टेटमेंट नजर आई तो मैं जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेट करूंगा 2 4 वीक गवर्नेंस को, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लॉयर की एडवाइस उसके मुताबिक अमल करूंगा। ये कंसेप्ट वही है, लिंक कर लें। कौन से वाला कंसेप्ट? आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट हो। डन जी, समझ आ गया? अभी तक हमने 3 एग्जांपल किए। कौन कौन सी अदर इंफॉर्मेशन में? पहली एग्जांपल सब कुछ पहले मिल गया, सब कुछ ठीक। दूसरी एग्जांपल सब कुछ पहले मिल गया लेकिन उसमें मिस स्टेटमेंट है। तीसरी एग्जांपल सब कुछ बाद में मिलेगा। ठीक है, उसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? यहां पे उसने ब्रीफली बता दिया वही कोर्स ऑफ एक्शन कि अगर मिलेगा, मिस स्टेटमेंट आती है तो फिर हम ये काम करेंगे। आगे चलें नेक्स्ट। लेकिन ये ध्यान में रखना है ये अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। केस स्टडी के अंदर इस चीज को आपने पहचान लेना है। अगर अदर इंफॉर्मेशन की मिस स्टेटमेंट हुई या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मिस स्टेटमेंट की तरफ चले गए 0, या वाइस वर्सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हुई या अदर इंफॉर्मेशन की तरफ गए 0। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि वो जो अपेंडिक्स 1 की एग्जांपल है ना उसको पढ़ लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी एग्जाम में। वैसे अभी तक वो जो एग्जांपल टेस्ट कर रहा है ना डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ कर रहा है, चेयरमैन रिपोर्ट के साथ कर रहा है। डी, सम अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, सम ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, नो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड। कुछ पहले और कुछ बाद में। पहला सेक्शन क्या है? Management is responsible for the other information. The other information comprise the X report which we obtained prior to and Y report which is expected to be made available after. अब देखिए इसके वो 2 हिस्से कर दिए उसने। जो ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिल रही हैं चीजें उसने वो भी बताई, जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिल रही हैं वो भी। Which is expected to be made available. फिर उसके बाद रूटीन का पैराग्राफ। अब if based on the work we have performed we conclude that there is material misstatement of this other information we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. अब ये पैराग्राफ क्यों दिया जिसने? हाँ, ये उस वाली अदर इंफॉर्मेशन के लिए है जो पहले आ चुकी है। अब उसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है रिपोर्टिंग। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से जो पैराग्राफ है वो किससे रिलेट कर रही है? उस अदर इंफॉर्मेशन से जो मिल गई है, क्योंकि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अदर इंफॉर्मेशन की है जो उसे मिल गई है वो कुछ और है, और जो नहीं मिली अभी बाद में मिलेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। क्या दोनों की सेम है? डिफरेंट है। जो अदर इंफॉर्मेशन पहले मिल गई है वो तो उसने रीड एंड कंसीडर करनी है, और जो अदर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद मिलेगी उसके बारे में क्या लिखना है? जब मिलेगी हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें मिस स्टेटमेंट आएगी तो 2 4 गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे, और जो भी लॉयर की एडवाइस के मुताबिक हमारा एक्शन है, क्योंकि 2 4 गवर्नेंस भी तो रिफ्यूज कर सकते हैं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी एप्लीकेबल वो करेंगे। तो ये बात उसने कर दी। फिर व्हेन वी रीड द वाई रिपोर्ट इफ वी कंक्लूड दैट देयर इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द मैटर टू 2 4 गवर्नेंस एंड डिस्क्राइब एक्शन। ये वही बात देखिए, वही रीड हो रही है। यानी उसने जो बिफोर वाला था आफ्टर वाला उसको सिर्फ इकट्ठा कर दिया, बाकी कोई नई चीज नहीं है। क्लियर? एंड में क्या लिखा हुआ है? दिस पैरा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अनलिस्टेड एंटिटी। कौन सा वाला? ये वाला नहीं,
क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं क्या कहीं पे कि अनलिस्टेड कंपनी के केस में अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन पहले नहीं मिलती ना तो फिर ये पैराग्राफ नहीं आएगा, याद है? तो ये उसी की एप्लीकेशन है कि अगर सारी की सारी अदर इंफॉर्मेशन आपको अनलिस्टेड के केस में बाद में मिलनी है, पैरा आएगा ही नहीं। और अगर कुछ पहले और कुछ बाद में मिलनी है तो पहले वाले का आ जाएगा पैरा, बाद वाले का नहीं आएगा। ये कल डिस्कस हुआ था ना। कोई प्रॉब्लम यहां तक? डिफरेंट सिचुएशन है, समझ रहे हैं फर्क क्या है? देखिए स्टैंडर्ड को इजी रख के भी गुजारा जा सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं थोड़ा हम इसके अंदर कष्ट उठा ले, क्योंकि आई क्या डिटेल में जा रहा है तो हमें इसकी उचनी सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा? पहला केस कौन कौन से पढ़े? अदर इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पहले नो मिस स्टेटमेंट है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पहले मिस स्टेटमेंट है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन सारी की सारी बाद में, फिर अदर इन्फॉर्मेशन कुछ पहले कुछ बाद में, लेकिन मिस स्टेटमेंट इसमें नहीं है। अब बाकी आप जितने भी कॉम्बिनेशन बनाएगा आप हैंडल कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्या है, गैस कीजिए। मैटर काजिंग मोडिफाइड, हाँ, मैटर काजिंग मोडिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मिस इज आल्सो प्रेजेंटेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। ये भी हमने कहीं स्टडी किया है। मैटर काजिंग मोडिफाइड ओपिनियन एक मैटर था, जैसे फर्ज कीजिए ईपीएस, क्लासिक एग्जांपल हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी थी, डायरेक्टर रिपोर्ट में भी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी गलत, डायरेक्टर रिपोर्ट में भी गलत। क्या ऐसा पॉसिबल है? वही केस है। इसमें क्या करना था? ये कहां लिखा है मसला? मसला डिस्कस कहां हुआ स्टैंडर्ड में? वापिस चले जरा। ये क्वालिफाइड ओपिनियन हो if ITEX plus modified by he must consider its implication of the information. Auditor must consider whether the information also materially misstated for same or related matters. ये है पहला। ये क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया मिस स्टेटमेंट की वजह से, ईपीएस गलत थी, वो एग्जांपल ध्यान में लेके आए, और अदर इंफॉर्मेशन भी गलत है क्योंकि वो ईपीएस डायरेक्टर बोर्ड में भी डिस्कस हुई थी। तो मेरा तो ख्याल है किसी एक जगह डिस्कस कर दे काफी है। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपिनियन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन में लिख दिया काफी है कि अदर इंफॉर्मेशन में भी डिस्कस करना है। इधर रूल बता रहा है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी वो नीचे बता रहा है। कौन से वाला था ये? ई मैटर काजिंग मॉडिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इज आल्सो प्रेजेंटेड इन अदर इंफॉर्मेशन। रूटीन के एग्जांपल वही। फिर अगर सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट होती तो ये नीचे क्या लाइन लिखता होता है? अगर सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन में ये लाइन लिख के फिर उसके बाद नीचे डिस्क्राइब कर देता होता है मिस स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन। ऐसे ही होता है ना डिफरेंस। यहां पे क्या कर रहा है? एज डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन सेक्शन का रेफरेंस दे रहा है। क्या ग्रुप शुड हैव कंसोलिडेटेड एक्सवाइजेड कंपनी एंड अकाउंटेड फॉर एक्विजिशन बेस्ड ऑन प्रोविजनल अमाउंट। वो उसने कंसोलिडेशन नहीं की होगी किसी सब्सिडियरी की। वी हैव कंक्लूडेड दैट अदर इंफॉर्मेशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड फॉर द सेम रीजन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट्स और अदर आइटम्स इन द एक्स रिपोर्ट ड्यू टू फेलियर टू कंसोलिडेट एक्सवाइजेड कंपनी। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अपने टोटल एसेट्स ने कहीं बताए होंगे। कह रहा है जब कंसोलिडेट ही नहीं किया तो आपकी वो अमाउंट भी गलत है। ठीक है, यहां पे मेन चीज क्या है? उसने सिर्फ ये नहीं कहा, अगर सिर्फ आइटम इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिपोर्ट में आ रही होती ना, वो सिर्फ इतना लिखता कि डायरेक्टर रिपोर्ट में ये एसेट्स गलत अमाउंट पे। यहां पे चूंकि दोनों था तो उसने रेफरेंस दिया है कि एज डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। यही तरीकाकार उसका एक और स्टैंडर्ड में भी है। गैस करें कौन सा स्टैंडर्ड है? गैस करें कौन सा स्टैंडर्ड है? मिलता जुलता तरीका। शाबाश की ऑडिट मैटर। ठीक है, जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को लिमिटेशन होती हैं वो भी बाय डेफिनेशन की ऑडिट मैटर ही होते हैं। ठीक है, तो उनका भी रेफरेंस देता है। ठीक, बाय डेफिनेशन होते हैं ना कि ऑडिट मैटर। हाँ जी, जो मटेरियल मिस स्कोप लिमिटेशन होते हैं। तो यही अप्रोच वो यहाँ पे भी अडॉप्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे उसने मिस स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया, अदर इंफॉर्मेशन की मिस स्टेटमेंट को, और साथ ही साथ रेफरेंस भी दिया है बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन का। डन जी। अब जरा बताइए कितने केसेस हो गए? नंबर 1, सारी की सारी अदर इंफॉर्मेशन मिली पहले, नो मिस स्टेटमेंट। नंबर 2, अदर इंफॉर्मेशन सारी की सारी मिली पहले और मिस स्टेटमेंट है। नंबर 3, कुछ अदर इंफॉर्मेशन पहले मिली, कुछ अदर इंफॉर्मेशन बाद में। ठीक है, तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये केसेस हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, और इसी तरह अब कुछ अदर इंफॉर्मेशन हमें सारी की सारी पहले मिल गई इसमें, और इसमें मिस स्टेटमेंट है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मिस स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन में भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तब कैसे ड्राफ्ट करना? अब एग्जाम में हो सकता है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन इसका सेट करूं तो मैं कह दूंगा कि मिस स्टेटमेंट है, वो गलत है, और फिर उसके बाद सिचुएशन बना के जो ड्राफ्ट आपको दूंगा ना, उसमें ये रेफरेंस इंक्लूड करूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस रेफरेंस को आइडेंटिफाई करें। मैं सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन के मिस स्टेटमेंट को डिस्कस कर दूंगा, हालांकि वो उस वक्त अप्रोप्रिएट है जब वो इंफॉर्मेशन सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन में हो। जब वो अदर में भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है, और दोनों जगह गलत है, तो फिर रेफरेंस भी आएगा और उसकी डिस्कशन भी होगी। नेक्स्ट, मैटर काजिंग क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू स्कोप लिमिट इज आल्सो प्रेजेंटेड इन अदर इंफॉर्मेशन। भाई मिस स्टेटमेंट वाला मैटर आ सकता है, तो क्या स्कोप लिमिटेशन वाला नहीं आ सकता?
कि किसी एक मैटर के ऊपर स्कोप लिमिटेशन हो। सेल्स, वो तो बताइए आप, सेल्स पे स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है, इफेक्ट परवेसिव है। अदर इंफॉर्मेशन में भी सेल्स की अमाउंट डिस्कस की गई है, अदर इंफॉर्मेशन में भी। तो क्या आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में पिक कर लिया, आएगा ही नहीं, यही सुनना चाह रहा था, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में कि अदर इंफॉर्मेशन आएगा नहीं। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है। अब आए, सेल्स डिस्कस किया, डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में भी सेल्स को मेंशन किया है। हमने पढ़ा, हमने कहा ये डायरेक्टर तुमने जो फिगर दी है, हम तो इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वेरीफाई नहीं कर सके। अब अदर इंफॉर्मेशन क्या है, लिख दे वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड। क्या ये मुनासिब है लिखना वी हैव नथिंग? क्यों मुनासिब नहीं है? क्योंकि हमने उसको रीड करके कंसिस्टेंट देख नहीं सके, उसमें प्रॉब्लम है। ये आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए गुड थिंग ये है कि ये आगे चल के कुछ दूसरे स्टैंडर्ड में कंसेप्ट टेस्ट होना है। इस स्टैंडर्ड के लिए शायद ये छोटा कंसेप्ट हो, लेकिन यही कंसेप्ट दूसरे स्टैंडर्ड में बड़ी चीज के तौर पे आएगा। जैसे ये जो है ना कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर अदर इंफॉर्मेशन मिले और उसमें मिस स्टेटमेंट हो, यहां पे आपको छोटा सा कंसेप्ट लग रहा है, ये 560 में बड़ा कंसेप्ट बन के सामने आएगा। 560 बेस भी बन रही है, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना, इनको आपने बार बार पढ़ के समझना है, क्योंकि ये जिन असूलों के मुताबिक बनाई गई है वो असूल दूसरे स्टैंडर्ड में भी यूज होंगे। कन्विंस्ड है स्कोप लिमिटेशन है तो हमें सीधा स्टैंडर्ड पैरा नहीं देना अदर इंफॉर्मेशन का। अब क्या होगा, अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में रूटीन की इंफॉर्मेशन आ गई। फिर इसके बाद अब क्या कह रहा है, एज डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन above we were unable to obtain sufficient appropriate evidence about carrying amount of ABC investment, जो भी है, सेल है, परचेज है, जिसमें भी मसला है, share of income for accordingly we are unable to conclude whether or not the other information is materially misstated with respect to this matter। सारी के बारे में नहीं कहा, जिसकी स्कोप लिमिटेशन थी सिर्फ उसी के बारे में कहा, समझ रहे हैं? और नोट करें यहां पे उसने सिर्फ क्वालिफाइड लिखा, ऊपर क्वालिफाइड एडवर्स दोनों लिखा था, उसकी रीजन भाई ने मैं बता दी। ये समझ आया? ओके, अब आगे चलते हैं। एफ खत्म तो नहीं हुए, केस खत्म, बस इतने से थे। ये लीजिए, एक दफा आपने अब इस केसेस को पढ़े, 5 मिनट है आपके पास रीडिंग असाइनमेंट, तब तक आपका कुछ दूसरा मटेरियल सेटअप करना है। 5 मिनट है, आपने हेडिंग को पढ़ना है, अपने जहन में लेके आना है कि ये केस कैसे प्रेजेंट होगा, और फिर नीचे अदर इंफॉर्मेशन को रीड करें। ये कंसेप्चुअली सारा आपको लिंक होना चाहिए कि ये सिचुएशन है, ये इंपैक्ट आएगा, ये सिचुएशन है, ये इंपैक्ट। अल्फाज एग्जैक्ट जहन में ना भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन आपको इंपैक्ट जो आएगा वो जहन आइडेंटिफाई करना आपने कर लेंगे। 5 मिनट आपके पास, रीड करें, और खास तौर पे जो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। जी ऑनलाइन में आप ये कीजिए, पास कीजिए। चलिए, रीडिंग उम्मीद आपने कर ली होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम? ड्राफ्टिंग समझ आ रही है कि ऊपर जो सिचुएशन दी गई है उसके मुताबिक नीचे ड्राफ्टिंग उसके साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप है दोनों का, उसके अकॉर्डिंग ही है। चलिए, अब ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए अदर इन्फॉर्मेशन का, ये रिपोर्ट आपके सामने है, एनुअल रिपोर्ट है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की। इसमें आप देखिए, ये एनुअल रिपोर्ट है, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होगी, ऑडिट रिपोर्ट भी होगी, उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगी, अदर इंफॉर्मेशन, सिवाय चंद उन स्पेसिफिक एग्जांपल्स के जो कि 720 ने एक्सक्लूड कर दी है, जैसे वो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग में। ठीक है जी, अब ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जान ली, इसको आगे चलते हैं। सिर्फ चंद एक चीजों के ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। छोटी सी एग्जांपल, छोटी सी, ये पाकिस्तान का नक्शा मैप है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका कोई लेना देना है नहीं है, कोई डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड नहीं। फर्ज कीजिए ये अगर गलत बना हो, क्या अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट होगी? भी होगी, लेकिन वो मटेरियल नहीं होगी, क्योंकि इसकी बेस ये यूजर्स के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। क्या मटेरियलिटी का कंसेप्ट अदर इंफॉर्मेशन पे अप्लाई होता है कि नहीं? ये बताइए, इतनी एग्जांपल्स आपने पढ़ी अदर इंफॉर्मेशन की, मुझे सिर्फ छोटे सवाल, मटेरियलिटी का कंसेप्ट अदर इंफॉर्मेशन पे अप्लाई होता है या नहीं? होता है। उसमें भी हमने देखना है, अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड हो तो छोटी मोटी अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है, मसला कोई नहीं है, मटेरियली हमने देखना है। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा? जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो तो हम आसानी से प्रॉफिट 5% कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ऑडिटर की जजमेंट यूजर्स को सामने रख के ऑडिटर डिसाइड करता है। आगे चलते हैं हम, और क्या क्या अदर इंफॉर्मेशन, ये तो छोटी सी एग्जांपल थी, एग्जाम में डेफिनेटली ये नहीं पूछेगा, सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि ये वो अदर इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी, ये ऑडिटर नॉलेज के साथ आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है, कोर वैल्यूज है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। इसमें भी हो सकता है अगर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चार्ट डिफरेंट है जो उसके, और यहां पे चार्ट गलत है, तो अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट होगी। लेकिन अगेन अब उसने वैल्यूएट खुद से करना है वो मटेरियल है या नहीं। फिर इसके बाद स्ट्रेटजीज हैं। अमूमी तौर पे स्ट्रेटजीज जो होती है ना, उनके ऊपर हम कमेंट नहीं करते, यानी स्ट्रेटजी गलत है कि सही है, ये हमारे स्कोप में नहीं होता, ये इसमें जजमेंटल डिफरेंस आ जाता है। अब ये प्रोफाइल ऑफ बोर्ड है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देख के, ये वो एग्जांपल आपको याद है हमने देखी, ऐसा डायरेक्टर जो ऑडिटर को पहले नहीं पता था, क्या अदर इंफॉर्मेशन पढ़ के इस तरह की चीज सामने आ सकती है? वो इंफॉर्मेशन जो उसे पहले नहीं पता थी, तो उसने क्या करना है,
अपने नॉलेज को अपडेट करना, और क्या करना है, रिस्क को रिवाइज करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे बोर्ड कमेटी के मिनट्स आगे, जो अहम चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनकी तरफ आ रहा हूं। ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सबसे ज्यादा पूछता है। चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट है, सीईओज ओवरव्यू, ये भी अदर इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है। फिर इसके बाद ये इकोनॉमिक डिस्कशन है, लेकिन इसमें भी अगर आप देखें उसने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन यूज की है, जैसे ये प्रोडक्शन का डाटा, सेल्स का डाटा यूज किया है। अब ये प्रोडक्शन और सेल्स का डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आ रहा होगा, तो ये हमने मैच करना है कि उसके साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। लेकिन ना सिर्फ कि इसको डाटा को मैच करना है, क्या ये जो उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, ये दिस इंक्रीज इज ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सिग्निफिकेंट इंक्रीज, क्या इसको भी रीड करना है कि ये इन्फॉर्मेशन भी उसने सही मेंशन किया कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम असल में कुछ और यहाँ पे कुछ और मेंशन कर रहा हो। तो हमने सिर्फ अमाउंट्स नहीं बल्कि अदर डाटा को भी मेंशन करना है। ये भी सारा वो डाटा दे रहा है, नेट एसेट्स में कितना इंक्रीज आ रहा है, ग्रोथ इन नेट एसेट्स। तो अदर इन्फॉर्मेशन में ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, कैश फ्लो एनालिसिस, केपीआईज, नॉन फाइनेंशियल केपीआईज, फाइनेंशियल केपीआईज, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये 6 ईयर एनालिसिस खास तौर पे पिछले 6 साल का एनालिसिस कर रहा है। ये शायद इतना डिटेल में ऑडिटर इसको पिछले सालों के साथ मैच ना करे, लेकिन टोटल फिगर्स को मैच कर सकता है। और अगर पिछले 4-5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख ले तो आसानी के साथ ये 1 घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन मैच हो जाएगी। आपने ये नहीं समझना कि इतनी बेताजा इन्फॉर्मेशन, हम कैसे इसको कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। 6 ईयर एनालिसिस, इसके बाद क्वार्टरली एनालिसिस। अब ये क्वार्टरली एनालिसिस भी, ये आपको याद है वो हमने पढ़ा था अदर इन्फॉर्मेशन में भी, सॉरी ISA 700 में सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, कि वो इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड नहीं है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्वार्टरली एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है। अब उन्होंने अगर इंक्लूड कर दिया है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही नहीं इंक्लूड किया, क्या ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? ये IFRS के अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, IFRS तो रिक्वायर नहीं करता। अगर IFRS रिक्वायर कर रहा होता तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा माना जाता और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रेजेंट किया जाता। मैनेजमेंट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ISA 700 इसको डिस्कस करता है। क्या कहता है कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी या अदर इन्फॉर्मेशन बनेगी। कैसे डिसाइड होता है, कैसे प्रेजेंट किया गया। अगर इसी इन्फॉर्मेशन को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी नोट्स बना के प्रेजेंट कर दें, फिर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा माना जाएगा और हमने इसको फिर वेरीफाई करना है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। लेकिन यहां पे चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आगे चल के भी आनी है, वो तो भी शुरू भी नहीं हुई, तो ये आउटसाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने प्रेजेंट किया। इसका स्टेटस अब क्या होगा, अदर इन्फॉर्मेशन का। यहां पे क्या ऑडिटर के पास डाटा होगा जिसमें फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर को वो वैल्यूएट कर सके, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होगा। क्वार्टरली एनालिसिस है। फिर इसके बाद इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑडिटर के नॉलेज से भी बाहर है, आपने नोट किया। उनके बारे में भी एक पैराग्राफ में उसने हल्का सा डिस्कस किया था कि अगर ऑडिटर को पता चल जाए कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो फिर वो उसको भी रिकमेंड करेगा कि करेक्ट कर ले, वरना हर अदर इन्फॉर्मेशन पे वो एक्सपर्ट नहीं है कि उसको चेक कर सके ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट इसके बाद अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह है। ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनमें अगर फर्ज कीजिए कोई गलती होती है ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो उसकी अलग से रिपोर्टिंग होती है। ये रिक्वायर्ड वाला है ना, इसकी अलग से रिपोर्टिंग होती है, वो हम अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं करते। फिर अब ये है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, इसके बारे में उसने बता दिया था, एग्जांपल दी थी ना उसने, अदर इन्फॉर्मेशन में शामिल नहीं है, ऐसा ही है जहां तक मुझे याद है, उसने एक्सक्लूड किया था इसको। आगे चलते हैं, किधर गई, हाँ ये आ गई हमारी, अभी नहीं, हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये है, ये कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। वो पीछे जो मैंने आपको बताया था कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस उसने पॉइंट वाइज रेगुलेशन वाइज शो की हुई थी। अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट हो ना, गड़बड़ हो, गलती हो, तो ये अलग से रिपोर्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिस्कशन होती है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। ये रिव्यू रिपोर्ट लगा है, ये है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, पढ़ दे हेडिंग, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी के ऊपर रिपोर्ट नहीं है, ये किसके ऊपर है, जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस था ना, कि उसने सारी चीजें ठीक लिखी है कि नहीं। इसका मतलब अगर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में या इस तरह की कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उसकी रिस्पेक्टिव रिपोर्ट में डिस्कस होगी, हमारी ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्कस नहीं होगी। इसीलिए उसने उसको उधर से एक्सक्लूड कर दिया अदर इन्फॉर्मेशन के स्कोप से। उसने कहा ये अलग डील होगा। अब है ये हमारी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, पहला पेज। इसमें देखें ओपिनियन सेक्शन है, इसी तरह था, हमने बोर्ड में पढ़ा 700 के कंटेंट यही थे, ओपिनियन सेक्शन। फिर उसके बाद आगे बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर किन चीजों के ऊपर दिया उसने, रेवेन्यू रिकग्निशन, ड्राफ्टिंग देखिए वैसी ही है जैसी हमने पढ़ी थी। ये बहाने से ISA 701 का कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है। आगे यहाँ पे बता रहा है सब हेडिंग, यहाँ पे मेन हेडिंग, ऊपर सब हेडिंग, ड्राफ्टिंग चेक करें, की ऑडिट मैटर की हेडिंग, फिर डिस्क्राइब किया की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, ये मेन हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, सब हेडिंग। सब हेडिंग में 3 चीजें थी, व्हाट, व्हाई, हाउ। क्या था, व्हाट, व्हाई और हाउ। हाउ एड्रेस, व्हाट किस चीज के ऊपर
की ऑडिट मैटर दिया है, और आप नोट करें नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस दिया है, ये 99% केसेस में नोट्स टू अकाउंट्स रेफरेंस आएगा, ठीक है। बल्कि इवन एग्जाम में उसने एक ड्राफ्टिंग की एग्जांपल दी थी, उसमें रेफरेंस नहीं दिया था, और एरर आइडेंटिफाई करने को कहा था, सोल्यूशन में उसने कहा इसमें रेफरेंस नहीं किया। ये मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस हुआ है, इसका रेफरेंस आना चाहिए था, ताकि यूजर इसको मजीद अगर स्टडी करना चाहे वो नोट्स में से स्टडी कर ले, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि मैंने रेवेन्यू को की ऑडिट मैटर कंसीडर किया है, यहाँ पे बता रहा है क्यों, क्योंकि ये हायर रिस्क है इसमें, और फिर इसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, और ये वो प्रोसीजर है जो मैं आपसे कहता हूँ पढ़ा जाए, ताकि एग्जाम में अगर वो आपसे कोई इस तरह की सिचुएशन देके प्रोसीजर पूछे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर ले। प्रोसीजर इजी होते हैं, मतलब ये कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होती, इजी प्रोसीजर है, पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। फिर इसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, ये शायद जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग मैंने पढ़ा था, ये एनआरवी पे राइट डाउन किया था, उस वजह से स्टॉक चूंकि एनआरवी पे आ रहा था, उसको मैंने की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया। ये है जी वो चीज, इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब आपने देखना है कि क्या ये जो प्रैक्टिकली लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें क्या उन रिक्वायरमेंट्स को जो 720 ने हमें बताया पूरी किया जा रहा है। मैनेजमेंट रिस्पांसिबल फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन, यही लिखा था उसने, अदर इन्फॉर्मेशन कंप्राइज इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन एनुअल रिपोर्ट बट डजंट इंक्लूड फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट। Our opinion on the financial statement does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion. Here, in connection with our audit of financial statement responsibilities to read the other information and doing so consider whether the other information materially misstated, inconsistent with the financial statement with our knowledge and appears to be materially misstated. If based on what we have performed, we conclude that there is material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. जरा इस पैराग्राफ को पढ़ के मुझे बताइए, वो जो 720 के आपने अपेंडिक्स 2 की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उनमें से कौन सी एग्जांपल आई है? फर्स्ट वाली कौन सी थी बताइए? सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिफोर ऑडिट रिपोर्ट मिली है और कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, शाबाश, ठीक है। ज्यादातर प्रैक्टिस में यही होता है, लेकिन एग्जाम में जाहिर है ये नहीं पूछेगा। एग्जाम में हमेशा, जैसे ज्यादातर प्रैक्टिस में अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है, लेकिन एग्जाम में हमेशा सिचुएशन कौन सी पूछेगा? मॉडिफिकेशन वाली। जी ये क्लियर हो गया आपको? फिर इसके बाद बाकी वो रूटीन की रिपोर्ट चलती है। क्लियर कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब मैं पढ़ के ना कुछ एनुअल रिपोर्ट्स, अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट किसी को एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का इत्तेफाक ऑडिट रिपोर्ट का, और उसमें ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन आ जाए या ऐसी रिपोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन आ जाए, जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर नजर आ जाए, तो वो आप ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं इसको इंकरेज करता हूं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी एग्जांपल आ जाएगी। अनमोडिफाइड ओपिनियन वाली चीजें शेयर ना कीजिएगा, उसमें सीखने को कुछ नहीं होता। मॉडिफिकेशन वाली, एक स्टूडेंट ने पिछले सेशन में लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट शेयर की थी, और उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 2-3 क्लियर गलतियां थी। फैक्चुअल, एक होता है ना जजमेंटल, फैक्चुअल था, फैक्चुअल, ठीक है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल उसमें मैं आपको बताता हूं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब आप एक्सप्रेस करते हैं ना, तो जब आपका वो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है ओपिनियन सेक्शन में, उसमें आप वी हैव ऑडिटेड के अल्फाज नहीं लिखते, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट, लेकिन वहां पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन था, लिखा हुआ था वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट, जो कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट। इसमें कोई जजमेंटल इशू नहीं है, जजमेंटल डिफरेंस होना और बात है। तो इसी तरह मैं एनकरेज करता हूं, आप भी लिस्टेड कंपनी की कोई ना कोई ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, ऐसी जो मॉडिफिकेशन वाली हो, गोइंग कंसर्न का इशू हो, एमसीओ मैटर, उसको पढ़ें और वैल्यूएट करने की कोशिश, गलती निकालने की कोशिश करें। एन मुमकिन है, चांसेस कम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, एन मुमकिन है आप उसमें एरर्स आइडेंटिफाई कर ले, एरर ओमिशन, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन वाली रिपोर्ट आपके मेरी नजर से गुजरती है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपकी नजर से गुजरे आप भी शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी उससे कुछ सीख। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जी, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस, जो कुछ आपने सीखा है अब उसकी एग्जाम में एप्लीकेशन का टाइम आ गया। देखते हैं कि क्या आप उसे एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। स्टार्ट करते हैं जी, तैयार है? रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएट द अबव मैटर्स एंड डिस्कस योर फर्म्स कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विद इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी। आपकी रिक्वायरमेंट के 3 हिस्से हैं। अच्छा, आईकैप के सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम मैंने देखी है, टेक्निकली ठीक है, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जाती पर्सनल ओपिनियन है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। जैसे इस एग्जाम क्वेश्चन की अगर आपने एग्जाम में प्रेजेंट करना है ना, तो इसके 3 हेडिंग होनी, 3 हिस्से होने चाहिए। कौन कौन से 3 हिस्से होने चाहिए? इवैल्यूएट द अबव मैटर अलग, डिस्कस कोर्स ऑफ एक्शन अलग, और इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट अलग। इसमें जो सबसे आसान होगा आपके लिए बताना या समझना, वो है इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मुराद है? कोर्स ऑफ एक्शन से मुराद है अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है तो उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर प्लस जनरल प्रोसीजर, जिसमें वो कम्युनिकेट करता है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, डायरेक्टर्स को, फिर वो लीगल एडवाइस लेता है, ठीक है, रिस्क रिवाइज करने की बात करता है, विड्रॉल की बात करता है। ये सारी चीजें भी ऑडिटर के एक्शंस हैं, ये भी कोर्स ऑफ एक्शन में शामिल होता है। ये लिखेंगे। इवैल्यूएट द अबव मैटर का मतलब क्या है कि आपने ये बताना है कि ये आपके कौन से वाले स्टैंडर्ड का मसला है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट का मसला है, ये गोइंग कंसर्न का मसला है, ये रिलेटेड पार्टी का मसला है, ठीक है, या ये प्रीवियस कंपैरेटिव फिगर्स में मिसस्टेटमेंट का मसला है, कौन सा स्टैंडर्ड इसमें, अदर इंफॉर्मेशन का मसला है, क्या है, ये बताना है। इवैल्यूएट द मैटर, ये कौन सा मैटर। स्टार्ट करते हैं जी। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ हेलसिंकी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2019। इसमें सबसे अहम लफ्ज कौन सा वाला? अपॉइंटेड। अपॉइंटेड को अंडरलाइन करें। अब याद है कैफ लेवल में बताया करते थे लफ्ज अपॉइंटेड में और री अपॉइंटेड में क्या फर्क है? फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट, तो रिपोर्ट में कोई इंपैक्ट आएगा? क्या आएगा? अदर मैटर पैराग्राफ, इनिशियल ऑडिट पे, ठीक है। प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, एग्जांपल थी ना अदर मैटर में। तो हम इसको
किधर फिट करेंगे? इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में। ठीक है, हम लिखेंगे वैल्यूएशन में आप ये लिख सकते हैं कि ये इनिशियल ऑडिट है, वैल्यूएशन में इतना काफी है इनिशियल। और इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा क्या? सिर्फ इतना लिखना काफी है, या अदर मैटर पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को भी हमने मेंशन करना है ब्रीफली? बताइए, ये अहम क्वेश्चन है। एग्जाम में स्टूडेंट सिर्फ अदर मैटर पैराग्राफ लिख के समझते हैं हक अदा हो गया, हालांकि हक अदा नहीं हुआ होता। अदर इन्फॉर्मेशन के साथ वो इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करनी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? दैट प्रायर फाइनेंशियल ऑडिट बाय अनदर राइटर हु एक्सप्रेस्ड दिस टाइप ऑफ ओपिनियन ऑन दिस डेट। टाइप ऑफ ओपिनियन क्या दिया, किस डेट पे ओपिनियन? क्लियर? ये तो एक इशू था, ये हो गया। फिर कह रहे प्रीवियस, अब दूसरा है लफ्ज इसमें लिस्टेड है। लिस्टेड से मुझे अंदाजा हो गया कि अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। क्या अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ ही सिर्फ लिस्टेड कंपनी में आता है ना, है ना? अनलिस्टेड में तो नहीं आता, ऐसा क्या? अनलिस्टेड में भी आता है, हाँ जी। लेकिन अनलिस्टेड में कब नहीं आएगा? अगर अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी पहले अवेलेबल ना हो। अगर अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से पहले अवेलेबल नहीं आए, क्या होगा? अगर लिस्टेड कंपनी हो, क्या होगा अगर अनलिस्टेड कंपनी हो? लिस्टेड कंपनी हो तो अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ आएगा, उसमें लिखेंगे, फिर जब मिलेगी हमें इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम कम्युनिकेट करेंगे। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है कुछ नहीं आएगा। शाबाश। फिर कह रहा है प्रीवियस ईयर ऑडिट वाज परफॉर्म्ड बाय अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, ये उसने हाईलाइट क्लियरली भी बता दिया, हालांकि क्लियरली ना भी बताए हमें पता चल गया था पॉइंटेड के लफ्ज से। In a recent meeting with client, it has been agreed that audit report will be signed on or before 20th December 2019. Audit report भी साइन होनी है 20 दिसंबर। While reviewing the previous year's annual report, your team has noticed, वैसे तो एनुअल रिपोर्ट से ही मैं अलर्ट हो गया, क्योंकि अमूमी तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र करता है, 720 में आके एनुअल रिपोर्ट का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करता है। Your team has noticed that there were number of reports and analysis which form part of the annual report. अब ये नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एंड, जैसे हमने देखा कि वो बहुत से रिपोर्ट्स और बहुत से एनालिसिस थे, ठीक है? कुछ में तो वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज हो रही थी, कुछ में नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज हो रही थी, और कुछ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो हमारे ऑडिट में हमारे डायरेक्टर वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती, कुछ ऐसी थी जो हमें पता भी नहीं चलती। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। ऑन आस्किंग द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द डेट व्हेन द करंट ईयर्स इन्फॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल, अब ये नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अदर इन्फॉर्मेशन। कह रहा है अब इस साल की कब अवेलेबल करेंगे? द मैनेजमेंट वांटेड दैट डायरेक्टर्स रिपोर्ट वुड बी प्रोवाइडेड ऑन 10th December 2019 and all remaining report would be provided on 18th December 2019। 10 और 18 का वादा किया है। 10 वाली बात चले फिर भी समझ आती है, 10 को ना दिया 2-4 दिन बाद दे देंगे, 18 वाला तो एज पे है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या इसमें अहम सबसे बड़ा डिसीजन इसमें पता है क्या? जजमेंटल है थोड़ा सा। क्या सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन हमें ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिल जाएगी, हमने इस एरिया को सिर्फ डिस्कस करें, या कि कुछ अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट से पहले और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट के बाद? ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाले को भी डिस्कस करना चाहिए, उसमें क्या रिस्पांसिबिलिटी होगी? क्यों? वो तो क्या 18 तारीख को मिल जाएगा सारा कुछ आपको? हाँ जी, ये क्लियरली नहीं है। वैसे दिन में यही आता है कि सब कुछ साल से पहले मिल जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट ने कमिट किया है, कंफर्म नहीं है कि मिल जाएगा। स्टार्ट कहां से करेंगे हम? पहले वैल्यू ऑर्डर, हम कहेंगे ये अदर इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें रिस्क है हमारा कि कुछ अदर इन्फॉर्मेशन एट द डेट एट टाइम ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल ना हो, क्योंकि क्लोजर उन्होंने कमिट किया डेट। तो हमने एक्सपेक्टेशन लिख देनी है। क्या? हमने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेनी है क्या? कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करे। और अगर प्रोवाइड नहीं कर पाती कुछ, जैसा कि नजर आ रहा है इंडिकेशन 18 और 20 की वजह से, अगर तो 18 की बजाय 22 डेट लिखी होती ना, फिर तो कंफर्म हम दोनों एंगल डिस्कस करते कि हमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से पहले मिलनी है, उसका क्या करना है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद में, वो तो 100% कंफर्म हो जाता। यहाँ पे 18 उसने 2 दिन का फर्क के साथ है, तो रिस्क है, चांसेस है कि हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक हमें पहले मिलेगी, बाकी सारी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ले। तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे मैनेजमेंट से। अदर इन्फॉर्मेशन के वाले से मैनेजमेंट से क्या रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं? कोई रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते? मैं तो खाली कोई रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं करता, सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, काफी है। शाबाश। क्या अदर इन्फॉर्मेशन? कि सारी अदर इन्फॉर्मेशन हमें पहले प्रोवाइड करें, और अगर नहीं होती तो रिपोर्ट में इंपैक्ट बताएंगे। लेकिन एक और एक्सपेक्टेशन, एक और चीज भी लिखते हैं, अगर हाँ जी, अगर सारी अदर इन्फॉर्मेशन आप रिपोर्ट से पहले प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम एनुअल रिपोर्ट इशू होने से पहले हमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? ताकि वो जाने से पहले, यूजर तक जाने से पहले हम उसको पढ़ ले, उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट को रिवाइज कर सके। यहाँ रिवाइज नहीं तो फिर जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन उस सेक्शन में बनता है वो ले सके। हाँ, अगर एनुअल रिपोर्ट के बाद इनकंसिस्टेंसी सामने आई, यानी एनुअल रिपोर्ट इशू भी हो गई है, तो उस सूरत में हम वैल्यूएट करेंगे कि हमारी लीगल रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है, ठीक है? उसमें भी हम वो फिर 560 में प्रोबेबली हम उसको डील करेंगे। 560 वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट को डील करता है, अदर इन्फॉर्मेशन को नहीं करता, ठीक है? लेकिन सेम कंसेप्ट उधर अप्लाई हो सकता है, प्रोवाइडेड के अदर इन्फॉर्मेशन में स्टेटमेंट मटेरियल है, ठीक है? वैसे जी हाँ, वैसे ये इशू जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 720 में डिस्कस नहीं हुआ, इसको नोट कीजिए, मैं इसको सर्च करूंगा किसी और स्टैंडर्ड में, या 720 में ही क्वेश्चन इनका ये था कि अगर एनुअल रिपोर्ट इशू होने के बाद ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट में, ये डिस्कस हुआ क्या स्पेसिफिकली? ऑडिट रिपोर्ट से पहले हुआ है और ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुआ है।
ठीक है, एनुअल रिपोर्ट के बाद डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये देखता हूँ है सिचुएशन प्रैक्टिकल हो तो सकता है पॉसिबिलिटी। बहरहाल चलिए, तो इसमें हमने डिस्कस कर दिया। अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट आपने वो एक तो वो बता दिया ऊपर, अदर इंफॉर्मेशन वाला, सॉरी अदर मैटर वाला। क्या अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में भी कोई इंपैक्ट आएगा? अदर इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट डिस्कस करना चाहिए या नहीं, ये बताइए। इंप्लीकेशन रिपोर्ट पूछिए ना, अदर मैटर डिस्कस कर दिया आपने, इनिशियल ऑडिट, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन पे इंपैक्ट डिस्कस होगा या नहीं? क्या डिस्कस करेंगे? मिस स्टेटमेंट तो उसने नहीं बताई कि है कोई, दोनों के देखिए पहले तो ये अगर सारी इंफॉर्मेशन हमें पहले मिल जाती है और उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होती तो हम लिख देंगे वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड। और अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट होती है हम डिस्क्राइब करेंगे मिस स्टेटमेंट को, लेकिन वो उसकी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है ना, ड्राफ्टिंग नहीं करनी, सिर्फ मेंशन करना है कि अगर इधर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट होती है उसको डिस्क्राइब कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या सारा यही डिस्कस करें कि सारी इंफॉर्मेशन पहले मिलके तो इंपैक्ट होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी भी डिस्कस करें? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कुछ अदर पहले कुछ बाद। इसमें अदर इंफॉर्मेशन में क्या डिस्कस करेंगे कि जो तो हमें अदर इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती है उसको रीड करके अगर उसमें मिस स्टेटमेंट होगी वो हम कम्युनिकेट कर दें, और जो अदर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद मिली उसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि हम अदर इंफॉर्मेशन में ये मेंशन करेंगे कि जब वो रिपोर्ट हमें मिलेगी हम उसको रीड करेंगे, अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट आती है 2-4 वीक उसको कम्युनिकेट करेंगे, और जो भी लीगल एडवाइस के मुताबिक रेगुलेटरी रिस्पांसिबिलिटीज होंगी वो फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं? लॉजिकल चलना है कि अदर इंफॉर्मेशन पहले वाले में क्या रिस्पांसिबिलिटी है, अदर इंफॉर्मेशन बाद वाले में क्या रिस्पांसिबिलिटी। इस क्वेश्चन में जो सबसे अहम दो चीजें थी, दो, एक तो ये इनिशियल ऑडिट अपॉइंटेड वाला केस, ये 706 का पॉइंट कंसेप्ट था, और दूसरा 720 में ये कि कुछ अदर इंफॉर्मेशन हाईली प्रोबेबल है कि वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिलेगी। बाद वाली बात, हाँ डेट मेंशन की हुई है, लेकिन यहां पे रिस्क मेरे ख्याल में डिस्कस करना चाहिए, वरना आपका आंसर आधा रह जाएगा, क्योंकि डेट्स क्लोज है। आपकी बात ठीक है, मेरे अपने ख्याल में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के बजाय उसे क्लियरली डेट 22 दे देनी चाहिए थी, 18 की बजाय 18 से ये जहन में आता है कि हमें पहले मिल तो जाएगी और हम उसको रीड कर लेंगे, हमें अदर इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिलेगी, ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट जहन में आता जरूर है 18 से, लेकिन जो कि 18 और 20 क्लोज है तो प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको वो क्लाइंट प्रोवाइड नहीं, क्योंकि उसने ये भी मेंशन किया कि एक नहीं है डायरेक्ट रिपोर्ट, क्या है, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, और आपको सिर्फ एक चीज दे रहा है तारीख को, सिर्फ बाकी की सारी चीजें जो नंबर ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स हैं 18 को, तो कोई ना कोई चांसेस हैं। तो है ये आर्गुएबल कि चूंकि 18 डेट उसने दिया, वो ऑडिट रिपोर्ट से पहले एक्सपेक्टेशन यही है कि हो सकता है वो पहले दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये भी मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि वो सारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे इंफॉर्मेशन ना दे सके। लिख देना चाहिए, नंबर की बेस पे भी डिसीजन कर सकते हैं, उस बेस पे भी। यहाँ पे इसमें चूंकि क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, मैंने सिर्फ जो रेलेवेंट पार्ट है वो डिस्कस किया। इसका एक पार्ट 710 से रिलेट करता था, एक वो शायद 560 से रिलेट करता था, वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया। जी क्लियर हो गया ये? इसमें कोई पॉइंट डिस्कस करना इस क्वेश्चन में? आगे चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है evaluate the above scenario and explain how the auditor should deal with the above situation। evaluate या analyze एक ही मतलब है, how should auditor deal और auditor's course of action एक ही मतलब है, ठीक है जी। अच्छा, how should auditor deal या जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है ना, इसमें ऑडिटर के प्रोसीजर एक्शन भी शामिल है और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी शामिल होता है अगर उस केस से रेलिवेंट हो। कोर्स ऑफ एक्शन में ऑडिटर के स्पेसिफिक प्रोसीजर शामिल है प्लस जनरल भी शामिल है, लेकिन इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी उसका एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है। पिछले क्वेश्चन में चूंकि उसने अलग से पूछ लिया था इसलिए मैंने कोर्स ऑफ एक्शन पे कमेंट नहीं किया मजीद, यहां पे उसने अलग से इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछा। तो अगर इस सिचुएशन में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट आता हुआ ना, आपने लिखना है हाउ शुड ऑडिटर डील या कोर्स ऑफ एक्शन इंक्लूड्स इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, अगर हुआ तो रेलिवेंट। कह रहा while reviewing the draft of the director's report of NPL you have observed that projections of future profitability in the director's report with respect to the healthcare division show much higher amounts as compared to the amount shown in working related to impairment of patents। पेटेंट्स की इंपेयरमेंट में कुछ प्रोजेक्शंस यूज की गई थी, वो प्रोजेक्शन और जो डायरेक्टर रिपोर्ट में फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, उन प्रोजेक्शन में डिफरेंस है। जो डायरेक्टर रिपोर्ट की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हायर अमाउंट्स है, ठीक है, यानी जो अजम्पशन यूज की गई है डायरेक्टर रिपोर्ट में वो हायर वाली हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हुए यूज की गई थी वो लोअर वाली थी। इनकंसिस्टेंसी आ गई। कह रहा है CFO has explained that on the basis of prudence and to avoid any overstatement of intangible assets, projection in the working related to impairment have been kept on the lower side। उन्होंने कहा प्रूडेंस की वजह से हमने लोअर साइड पे रखी है, ठीक है। तो प्रूडेंस जो है वो ये तो नहीं कहता कि जो लायबिलिटीज रिकॉर्ड होनी चाहिए उनको भी रिकॉर्ड ना करो। इसमें इनकंसिस्टेंसी आपके सामने शो हो रही है। यहां पे अब क्या करना है, इवैल्यूएट द अबव सिनेरियो, उसमें बता दें कि डायरेक्टर रिपोर्ट अदर इंफॉर्मेशन है,
इम्पेयरमेंट ऑफ पेटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, दोनों में चूंकि assumption डिफरेंट यूज की गई है तो ये इनकंसिस्टेंसी आ गई, सिचुएशन वैल्यूएशन हो गई। अब इसको डील कैसे करना है, क्या लिखेंगे आगे? इनकंसिस्टेंसी है अदर इन्फॉर्मेशन में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये कौन से वाला केस बनता है, केस पहचानना 720 में कौन से वाला केस है? हाँ जी, अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और इनकंसिस्टेंसी आ गई है। बिफोर वाला, आफ्टर वाला नहीं है, तो बिफोर वाला डिस्कस करेंगे। तो उसमें बताइए क्या क्या एक्शन था, क्या करेंगे आगे? रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से, पहले उनके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई प्रूडेंस इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप अंडरस्टेट कर दें या दूसरी जगह पे ओवरस्टेट कर दें। अजम्पशंस में इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो हमने ये देखना है कि दोनों में से ठीक होना गलत कौन है, अदर इन्फॉर्मेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट है क्या करें? मैनेजमेंट से, और फिर तो चाबी गवर्नर से, और वो भी अगर नहीं करेक्ट करते लीगल राइट होगा, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। विड्रॉल वाली बात करनी चाहिए यहाँ पे, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? डिस्क्लेमर और विड्रॉल वाली बात यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं? अदर इन्फॉर्मेशन मिसस्टेटेड है बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये क्लियर कर लिया आपने। ऑडिट रिपोर्ट से पहले वाली बात है कि बाद वाली बात है, इसमें बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं डिस्क्लेमर। मैंने जब इस क्वेश्चन को पहली दफा सॉल्व किया था एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गैस कर सकते हैं वो गलती क्या है? नहीं क्या बिफोर ही था, वो तो पता चल रहा था ना व्हाइल रिव्यूइंग द डायरेक्टर। क्वेश्चन में क्लियरली उसने कहीं भी बताया हुआ कि बिफोर है कि आफ्टर है? बिफोर और आफ्टर का केस उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। तो नॉर्मल सिचुएशन यही होती है कि ज्यादातर हमें पहले मिल जाते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पे अगर क्लियर मेंशन नहीं है तो इसको दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बड़ा मसला क्या था, अज्यूम बेहतर यह है कि अज्यूम यही करे कि नॉर्मल वाला केस है, यानी बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। बड़ी गलती जो मैंने की थी वो ये, जो सोल्यूशन देख के मुझे पता चली थी फिर, कि मैंने सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर कमेंट किया कि ये मिसस्टेटमेंट है, इसको करेक्ट करवाए और उसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो मिसस्टेटमेंट हो सकती है भाई, ये हो सकता है अजम्पशन उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट वाली ठीक हो और जो इम्पेयरमेंट ऑफ पेटेंट वाली है वो गलत हो, क्योंकि स्टैंडर्ड हमें डिस्कस करता है कि जब इनकंसिस्टेंसी होगी ना तो तीनों में से कोई भी एक पॉसिबल है। नंबर 1 हो सकता है अदर इन्फॉर्मेशन गलत हो, नंबर 2 हो सकता है फाइनेंशियल गलत हो, नंबर 3 ऑडिटर का नॉलेज हो सकता है, आप अपडेट करने की जरूरत है, उसको पहले इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है। यहाँ पे चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन की इनकंसिस्टेंसी थी तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं किया। आपने ये चीज क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे ज़हन में था 720 का क्वेश्चन है तो सिर्फ 720 करते हुए मेरे ज़हन में सिर्फ 720 ही आया। हालांकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो सकती है तो साथ ही मेरे ज़हन में 705 भी आ जाना चाहिए था कि अब उस मिसस्टेटमेंट को मैंने करेक्ट करवाना है, इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन को, और अगर वो करेक्ट नहीं करते तो फिर उस पर मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस भी बनेगा। तो जब इनकंसिस्टेंसी हो अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे अहम चीज, आपने मिस स्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करना है और मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी डिस्कस करना है। 720, अब यहीं से बात क्लास में शुरू हुई थी कि 720 सिर्फ वही चीज डिस्कस करेगा जो उसके स्कोप में है, लेकिन एग्जाम में बैठ के हमने दोनों पॉसिबिलिटीज करनी है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए ये 2 क्वेश्चंस काफी है इसकी प्रैक्टिस के लिए, मजीद आपके साथ शेयर करें। दोनों डिस्कस कर सकते हैं लेकिन वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ऑडिट रिपोर्ट से पहले आपको ये पता चला या बाद में, ये सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन का मसला नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मसला भी आएगा। उधर भी फिर आपको दोनों हिस्सों में डिस्कस करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अगर मिस स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट से पहले आइडेंटिफाई हो तो कोर्स ऑफ एक्शन कुछ हो रहा है 705 का है, और अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिस स्टेटमेंट डिस्कस हो तो कोर्स ऑफ एक्शन फिर वो हमारा 560 वाला बन जाता है, सब्सिक्वेंट इवेंट वाला। तो जहां पे यहाँ पे रूल ही होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन जरूरी थी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आपने मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन अज्यूम करना होती है, ऑब्वियस सिचुएशन, जो कि इसके मार्क्स और सिचुएशन के लिहाज से ऑब्वियस सिचुएशन क्या बनती है? बिफोर, कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास बिफोर ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है, उसे मेंशन करना चाहिए था। वैसे के लिए प्रॉब्लम है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।